नमस्ते, स्वागत है आपका टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 बीजेपी महासचिव, ये 8 वो दिग्गज हैं जिनका नाम बीजेपी की दूसरी सूची में आया है। इन सभी को चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। इसके बाद एक तरफ ये भी सवाल उठ रहा था कि अब बीजेपी की राह काफी आसान हो गई है, क्योंकि 8 बड़े दिग्गज हैं जो कि न सिर्फ 8 सीटों पर बल्कि 43 सीटों पर, 43 विधानसभा सीटों पर अपना असर डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर गणित के हिसाब से समझा जाए तो कई सीटें इनकी ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की सत्ता 2018 में नहीं आई थी, यानी कि बीजेपी नहीं जीती थी, बल्कि कांग्रेस और पार्टियां जो हैं वो ज्यादा सीटों में हैं। जैसे कि आप इंदौर की बात कर लीजिए, चाहे जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ उस समय पे 5 सीटें गई थी। इंदौर में भी यही हाल हुआ था। बाकी सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे एक एक से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बीजेपी को 8 दिग्गज उतारने के बाद भी राह शायद इतनी आसान नहीं होगी। आज इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, सावन पाल है हमारे साथ छिंदवाड़ा से, सीधी से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार हैं। सबसे पहले रंजन जी, आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो 8 दिग्गज बीजेपी ने उतारे हैं, अपनी दूसरी सूची में नाम दिए हैं, आपको क्या लगता है कि अब जो है राह आसान हो जाएगी या अभी भी मुश्किलें काफी हैं? देखिए, चुनाव ऐसी चीज है, 8 नहीं 80 उतार दें आप तो भी नहीं बोल सकते कि राह आसान है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। एक स्टेप है, प्रयास है, और यह दर्शाता है कि भाजपा के पार्ट पे कहीं ना कहीं दिक्कत थी। 18 की कहानी कुछ और थी, 23 कुछ और है। और अभी जो मैं बार बार ये कहता हूं अंजलि की, जो 2020 का सरकार था, जो कोविड के दौरान हुआ, शायद भाजपा गलती थी। उन्होंने सरकार तो बना लिया, लेकिन कोविड का बहुत ही बुरा हाल था। इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में ध्वस्त हो गई थी। मध्य प्रदेश बहुत छोटी जगह है, अपना देश भी उससे छूता नहीं रहा। तो जो 2 साल तो उसमें निकल गए। तो किसी भी सरकार को, चाहे कांग्रेस होती या भाजपा होती, उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम, डेवलपमेंट काम करना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात है लोगों को जीवन बच जाए, पहली बात तो ये प्रायोरिटी थी। जीवन बचने के बाद जो बच गए उनका जीवन कैसे चलना चाहिए, उसके लिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंट था। सरकार के पास फंड नहीं था। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने सबसे बड़ी गलती की, जो कोविड के दौरान उन्होंने सरकार बनाई। अगर कांग्रेस सरकार होती तो मेरा दावा है, और तब भी मैं बोलता था, कि आज भाजपा बहुमत नहीं, बहुत बड़े बहुमत से आती। तो जो दिक्कतें हुई आपने ले लिया। फिर जो सरकार के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम होती हैं, पार्टी वर्सेस सरकार, तो अभी जो मैं उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करूंगा अंजलि, कि अभी सर पार्टी को लगने लगा था कि हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। लाडली बहना गेम चेंजर मानी जा रही है, लेकिन गेम चेंजर है स्टेट बीजेपी की नज़र में, सरकार नज़र में है। जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी नज़र में अभी गेम चेंजर नहीं है। उनको लगता है कि मध्य प्रदेश को जितना बहुत जरूरी है, राह आसान नहीं है, इसलिए 8 को उतारा गया है। लेकिन आपने जो बात शुरू की थी, मैं आपकी बात पे जोड़ना चाहूँगा, आसान अभी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। देखिए, कुछ और भी कदम उठ सकते हैं, और भी MP आ सकते हैं, कुछ मिनिस्टर के पत्ते कट सकते हैं, टिकट कट सकते हैं। भाई बहुत कुछ करना बाकी है भाजपा को चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल, देखिए अब वो तो देखना होगा कि चौथी जो लिस्ट आती है उसमें अब किस किस के नाम सामने आते हैं, कौन कौन से दिग्गज जो हैं और जो बचे हुए हैं वो भी सामने आ जाते हैं। और ये बात भी आपने सही कही कि जो गेम चेंजर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की जो योजना रही है, वो शायद केंद्र उतनी तवज्जो उनको नहीं दे रहा, क्योंकि जब PM मोदी का भाषण, अभी जब दूसरी सूची जारी हुई थी, उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में आए थे, तो उन्होंने एक बार भी मंच से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। एक बार भी किसी भी योजना के बारे में, भले लाडली बहना योजना ही क्यों ना हो, बल्कि 450 रुपए में जो शिवराज सरकार ने सिलेंडर देने की बात कही है, या फिर इतनी सारी योजनाएं वो लेके आए, उनमें से किसी का भी जिक्र नहीं किया गया था। और ये तो अब पूरे मध्य प्रदेश में ही ये चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया जा रहा है, और इन 8 लोगों को भी उतार कर CM पद के जो दावेदार हैं वो भी बढ़ गए हैं। सावन का रुख करते हैं, सावन से समझते हैं, महाकौशल से आते हैं उस जगह की जो सीट है। सबसे पहले तो जबलपुर पश्चिम जो सीट है, जहां से उन्होंने बीजेपी ने उतारा है अपने प्रत्याशी को जबलपुर पश्चिम से,
उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। राकेश सिंह जो सांसद हैं सावन। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आज का मुद्दा है कि ये तीन केंद्रीय मंत्री, चार सांसद, ये वर्तमान में ये एक चुनाव में इनको क्यों उतारा गया। सबसे पहला तो ये राकेश सिंह पे मैं आता हूँ। महाकौशल में टोटल अगर देखा जाए तो 38 सीटें हैं, अच्छा खासा प्रभाव है। और महाकौशल टारगेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि महाकौशल में एक जिला है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ लगभग 44 सालों से अपनी यहाँ पर राजनीति करते चले आ रहे हैं और कांग्रेस ने भी उनको लगभग सीएम फेस बना दिया। 2018 में भी लगभग की सरकार उन्होंने चलाई थी। तो यहाँ से अगर महाकौशल से देखा जाए तो एक राकेश सिंह सांसद है, प्रहलाद पटेल है। इन दो लोगों को यहाँ पर एक सांसद और एक केंद्रीय मंत्री इनको उतारा गया है। तो जहां तक प्रहलाद पटेल की बात अगर हम करें तो प्रहलाद पटेल को कमलनाथ से आमने सामने चुनाव लड़ने का तजुर्बा है। वे यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, भले ही वो यहाँ से कमलनाथ से हार गए थे, लेकिन एक सीएम फेस के तौर पर प्रहलाद पटेल को उनके सामने लड़ाने के लिए एक भाजपा ने एक ये दांव खेला है। दूसरी चीज अगर हम बात करें राकेश सिंह की, राकेश सिंह भी 3 बार के सांसद है, बड़े नेता हैं पार्टी के, उनको भी यहाँ उतारे गए। मैं 4 चीजें यहाँ रखना चाहूंगा कि जो एक पत्रकार होने के नाते हमें समझ में आती है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी, वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे तो लेती नहीं और उसकी फैसले के पीछे कुछ ना कुछ रणनीति जरूर होती है। जो रणनीति हमें समझ में आती है उसके पीछे सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों को उतारा गया है तो पहली चीज होती है पॉपुलैरिटी टेस्ट करना। पॉपुलैरिटी टेस्ट का मतलब होता है कि जो जिला होता है, एक जो संसदीय क्षेत्र होता है, उसमें छोटे से छोटे जिले में कम से कम 3 से लेकर 7 और 8 और 10 विधानसभा तक आती है। तो जो एक सांसद एक संसदीय क्षेत्र से जीत के आ सकता है तो क्यों ना उसकी पॉपुलैरिटी वर्तमान में कैसी है और भाजपा कोई पार्टी मान के चलती कि वो सीट तो कम से कम वो निकाल के ला सकता है, जीत के ला सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, मैं फैक्ट की बात आपके साथ में करूंगा कि बड़े चेहरे चुनाव में काम कैसे करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा छिंदवाड़ा का, कि छिंदवाड़ा में एक हमारे मेयर है, छिंदवाड़ा नगर निगम के मेयर है विक्रम आहाके। आपको ताज्जुब ये होगा कि वो व्यक्ति जिसने खुद अपने नाम पे चुनाव लड़ा था, सरपंच चुनाव, वो सरपंच चुनाव हार गया था और उसके बाद उस व्यक्ति पे कमलनाथ ने यहाँ पर दाव खेला, नगर निगम में उसको प्रत्याशी बनाया और कमलनाथ ने खुद उसके लिए प्रचार किया और आज वो छिंदवाड़ा नगर निगम के मेयर है। तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे अगर केंद्रित होकर किसी व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, दौरे करते हैं, जनसभाएं करते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि बड़े चेहरे कहाँ नाकामयाब हो जाते हैं, जब तक पार्टी में है तो कामयाब है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उमा भारती। जब उन्होंने भाजपा छोड़ के भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और चुनाव लड़ी थी तो हम सबने देखा था कितनी सीटों में वो निपट के चली गई थी। खैर अंततः वो वापिस आ चुकी है। चौथी चीज में बड़ी यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप ये मान के चलिए भाजपा ने ये जो दाव खेला है केवल ये विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी है। आप इसको मान के चलिए कि वर्तमान में ये केवल मोदी लहर में ये सांसद और केंद्रीय मंत्री जीत गए थे कि वाकई में इनका वर्चस्व अपने क्षेत्र में है और ये आइट साइड के 3 से 4 जिलों में भी इसका पॉपुलैरिटी है या नहीं, और ये यहाँ के कैंडिडेट वास्तव में जिता सकते हैं नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि इनको उतारा गया है और आने वाली सूची में मध्य प्रदेश को कुछ और बड़े नाम भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाली सूची में कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं। सावन, बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया। उमा भारती का भी आपने जिक्र किया कि वो वापस लौट आई है, लेकिन जिस तरीके से वापस लौटी हैं वो भी सबने देखा है, क्योंकि जब जन आशीर्वाद यात्रा में उनको नहीं बुलाया गया था, अगले ही दिन उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये बात भी बोल दी थी कि कम से कम फॉर्मेलिटी ही कर लेते मुझे बुलाकर, मैं कौन सा सच में भी आ जाती। उसके बाद कहीं ना कहीं महिला जो आरक्षण बिल जो पास हुआ था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उमा भारती ने अपना बयान दिया था, तो ये सवाल भी उठने लगे थे कि उमा भारती बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज चल रही हैं। खैर वो एक अलग बात है। सीधी से रुख करते हैं राजकुमार जायसवाल का। सीधी में हमने देखा है राजकुमार जायसवाल की जो है रीति पाठक को यहाँ से जो सांसद है उनको टिकट दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं उनका टिकट काट दिया गया है और अब बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। क्या हाल है वहां का, आप बताइए। विधानसभा सीट है और 3 बार से लगातार जो केदार जी, पंडित केदारनाथ जी 3 बार से लगातार विधायक रह चुके थे। इस बार कई मामले सीधी जिले में एक पेशाब कांड हो गया, आदिवासियों की जमीन का मामला हो गया, तीसरा एक पत्रकारों का मामला दंडी कांड आया था जिसमें
कोतवाली में उनका अंडरवियर और कपड़े सारे उतार के मामले, 3 मामले आए थे। इस तरह के मामले को लेकर पार्टी ने शायद इसी मामले को लेकर उनका टिकट काटा गया है। और बात की अगर रीति पाठक सांसद थी तो यहाँ पे लगभग 2 बार सांसद रह चुकी है और वो जिला पंचायत सदस्य का पहली बार चुनाव लड़ी थी, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में सफल हुई थी। अब उनको लोकसभा चुनाव में वो सांसद हैं वर्तमान में, लेकिन उनको विधानसभा सीट 60 से प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। लेकिन इतना आसान इतना नहीं दिख रही है विधानसभा चुनाव को निकालने में इतना ज्यादा सफल होंगे, लेकिन उनका प्रयास लगातार जारी है। वहीं नाराजगी देखी जाए तो विधायक केदारनाथ शुक्ला जी की नाराजगी देखने को मिली है। अपन लोग वर्जन लेने गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम 2 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने काफी धैर्य होने की बात बता रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोक के रखा है। 2 तारीख के बाद उन्होंने डिसीजन लेने की बात कही है। तो निश्चित रूप से जब बीजेपी से ही वो बगावत करेंगे, केदारनाथ शुक्ला पार्टी से अलग होंगे और वो अगर चुनाव अलग से लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। केदारनाथ शुक्ला ने जिस तरह से कहा था कि अभी मैं सोच रहा हूं, उसके बाद रीति पाठक से जब हमने इस पे बातचीत की तो मीडिया से उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो नाराज नहीं है, वो तो मेरे पिता के समान है और मुझे उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। क्योंकि केदारनाथ शुक्ला जो हैं 3 बार से वहां विधायक रहे हैं। सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि उनका टिकट इसी वजह से काटा है, क्योंकि जो आरोपी प्रवेश शुक्ला था वो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित था। और इनका नाम सामने आने के बाद 2 चीजें इस जगह पे बीजेपी ने कर दी हैं कि एक तो जो है सांसद को टिकट दे दिया है जिनका प्रभाव ज्यादा होगा, और दूसरी तरफ ये भी हो गया है कि आदिवासियों के हितों में भी कहीं ना कहीं केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर बीजेपी ने एक दांव खेलने की कोशिश की है। फिलहाल देखिए 2 अक्टूबर को देखना होगा कि केदारनाथ शुक्ला क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जब पहली सूची बीजेपी ने जारी की थी प्रत्याशियों की, उसके बाद भी कई जिलों से ये सवाल खड़ा हो रहा था कि जो दावेदार हैं वो विरोध पर उतर आए थे और कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि आप अपने प्रत्याशियों को बदलिए। तब बीजेपी ने साफ कह दिया था कि जो हमने 39 प्रत्याशी दिए हैं यही नाम रहेंगे। तो दूसरे प्रत्याशी में तो जब इतने बड़े लोगों के, इतने बड़े दिग्गजों के नाम शामिल किए गए हैं तो बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया होगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें कोई बदलाव करेगी। तो केदारनाथ शुक्ला फिलहाल इंतजार करते हैं कि 2 अक्टूबर को क्या फैसला लेते हैं। रंजन जी, दोबारा से आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जिस जगह से ये 8 दिग्गजों को उतारा है, वहां के अगर 2018 के नतीजे हम देखें तो कई जगह पे कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा रहा है, कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल ये होने वाली है इन दिग्गजों के लिए, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय को ले लीजिए, चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर को ले लीजिए, या फिर आप प्रहलाद पटेल को देखिए, तो काफी मुश्किल है। और जब हमने इन लोगों के रिएक्शन भी देखे थे, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, तो वो खुद ही थोड़ा सा चौंक गए थे अपने नाम लिस्ट में देखकर। नहीं, देखिए जो टोटल अभी 78 सीट का हुआ है, 79 मान लीजिए, 39 एक बार, 39 दोबारा, फिर एक और सीट, तो उसमें से केवल 3 सीट ऐसी है जो भाजपा के पास है, जो दूसरी लिस्ट में आई है। वो मैहर से है, दूसरा प्रहलाद सिंह पटेल का, उनको जो भाई की जगह पे टिकट मिला है, और एक और है। तो तीनों में केदारनाथ शुक्ला वाला जो है वही भाजपा के पास, और सब कांग्रेस के पास ही है। लेकिन ऐसा नहीं सारी कांग्रेस पास हमेशा रही है। जैसे इंदौर 1 को लीजिएगा, तो इंदौर 1 में बीजेपी भी रहा है, फिर कांग्रेस आया है, फिर बीजेपी रहा है। और इंदौर में देखा जाए तो जो कैलाश विजयवर्गीय और उनके केवल विजयवर्गीय को मत देखिए आप, साथ में रमेश मेंदोला, उनके जो लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, अगर दोनों मिला देंगे आप तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो उनके लिए इंदौर एक बहुत ही अपना होम टर्फ है, कहीं बाहर नहीं है। प्रहलाद पटेल के लिए अपना होम टर्फ है। लेकिन हमने एक नेता से बात किया, MP मिनिस्टर है वो, तो हमने कहा आप तो लोकसभा जीत चुके हैं, विधानसभा बहुत छोटी बात आपके लिए होगी। क्या ऐसा नहीं है, विधानसभा ज्यादा टफ है। लोकसभा तो एक बड़े मुद्दे पर लड़ा जाता है, मोदी जी का चेहरा है और पार्टी का आइडियोलॉजी हो जाती है। लेकिन जब विधानसभा पहुंचते हैं आप तो इतने तरह तरह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तरह तरह विचारधाराएं, उनके जो लोकल लेवल पे एक्सप्रेशंस होते हैं, प्रॉब्लम होती है, उसको फेस करना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी मानता हूं कि जो बड़े लोग उतार करके पार्टी ने सोचा, देखिए उसमें केवल 8 सीट का मामला नहीं है, जो आपने शुरू में बोला था, इनका प्रभाव और सीट पे भी है। तो इनसे एक्सपेक्ट होगा कि भाई ठीक है, आप बड़े चेहरे हैं,
आपका केंद्रीय नेतृत्व में एक नाम आपका है, नेशनल लेवल की पार्टीज का है, तो ना केवल अपनी सीट जीते हैं आप, बल्कि आसपास की सीटों को भी आप जिताएं। लाने का पर्पज यही है कि चूंकि देखिए पिछली बार आपने स्टडी किया होगा अंजलि, आप तो लगातार वॉच कर रही हैं, बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं पार्टीज को, तो बिंद और बुंदेलखंड और सेंट्रल एमपी यहाँ पर भाजपा ने अच्छा किया था। इसके अलावा ग्वालियर चंबल, महाकौशल, मालवा निमाड़ बुरी तरह से भाजपा हारी थी। इसी कारण कांग्रेस की सरकार बनी, खैर 2 सीट से पीछे रह गए थे। तो भाजपा को पता है कि हमें एक रीजन में हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। हमें अगर बिंद में अच्छा वोट मिला था, बिंद को बचाना है, राजकुमार जायसवाल जैसी स्थिति से जानते होंगे। महाकौशल में अगर है तो महाकौशल को हमें ठीक करना है, मालवा निमाड़ को वापस लेना है। मालवा निमाड़ में 66 सीट है, 66, और 66 में भाजपा का जो 56 सीट था, मतलब 56 सीट थे 2018 में, 23 में घट के 28 हो गए। सोचिए कितना डाउनफॉल हुआ। मालवा निमाड़ के बल पर तो सरकार बनती रही है भाजपा की, ठीक है, हाथ से चला गया आपके। तो मालवा निमाड़, महाकौशल और ग्वालियर चंबल, इसको आपको वापस लेना है, बिंद को बचाना है, बुंदेलखंड को बचाना है और सेंट्रल एमपी को बचाना है। जिस उसने को सपोर्ट तो किया, लेकिन ऐसा सपोर्ट नहीं किया बिंद को। बिंद का एक्सेप्शनल केस था कि एक तरफा वोट पड़ा भाजपा को। वो आज तक पहली कैसे हो गया, भाजपा को भी नहीं समझ पा रहा कैसे हो गया। तो जो नेता जो आप देखेंगे, जो पैटर्न है भाजपा का, अभी जो इनको उतारा है, प्रहलाद पटेल कहाँ पे हैं? महाकौशल में है, ठीक है। विजयवर्गीय कहाँ पे हैं? मालवा निमाड़ में है। तोमर साहब कहाँ पे हैं? ग्वालियर चंबल में है। ऐसे आप देखेंगे सबको डिफरेंट रीजन से उतारा है। रीति पाठक कहाँ से हैं? बिंद से हैं। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमारा बेस है वहां पे पार्टी का, उसको रिटेन करना है, या तो रिस्टोर करना है, और आपको प्रभाव से, अपने आपका जो प्रभाव रहा है, बड़े नेता रहे हैं। और दूसरी बात है कार्यकर्ताओं को, देखिए वोटर तो अपनी जगह पे है। अब की जो हो रहा है 2023 में, जो 18 में नहीं था इतना, या 13 में बिल्कुल नहीं था, वो था कार्यकर्ताओं में असंतोष। इस पे चूंकि ग्राउंड लेवल पे सावन पाल हैं, राजकुमार जायसवाल हैं, ये भी अच्छी तरह बता सकते हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा असंतोष है अब की इस बार, और उसको पार्टी समझ नहीं पा रही है। जो दौरा हुआ अमित शाह जी का, पिछले महीने में 4-5 दौरा किया उन्होंने, चौथा 5वां दौरा होगा ये, वोटर के लिए कम था, वो पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा था। अगर कार्यकर्ता मोटिवेट नहीं होगा, आपका झंडा नहीं थामेगा, आपसे नाराज रहेगा, तो वोटर को वो बूथ पे कौन लाएगा? बूथ मजबूत कैसे होगा? अपना बूथ सबसे मजबूत कौन करेगा? तब इस जो मेजर कंसर्न है पार्टी के पार्ट पे, वोटर तो बात की बात है, अभी कार्यकर्ताओं को लेकर के। और अब देखिए अभी जो ये डिक्लेरेशन हुआ है, जो नाम आए हैं, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि हर आदमी के अपने फॉलोअर्स हैं। इंदौर में कैलाश जी के अपने फॉलोअर्स हैं, पार्टी के अंदर फॉलोअर्स हैं, प्रहलाद जी के अपने फॉलोअर्स हैं, तोमर साहब के अपने फॉलोअर्स हैं, रीति पाठक अपने फॉलोअर्स हैं, कुलस्ते के अपने फॉलोअर्स हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आ गया, उनको लगा हम जीतने जा रहे हैं, भले बात की बात है कितने कठिन है। तो 2 इसका लक्ष्य है, एक तो वोटर के बीच में अपने इन्फ्लुएंस से पूरे रीजन में एक प्रभाव पैदा करना, और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, जो नाराजगी है दूर करके उनको साथ में लाना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा रंजन जी आपने कहा है कि 8 नहीं बल्कि और भी सीटों पर, मैं आपको बता दूं 43 ऐसी विधानसभा सीट हैं जिनके आसपास आती हैं कि इन पर इन 8 दिग्गजों का असर पड़ सकता है। अगर इंदौर में देखें, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय हैं जी, मैं सहमत हुआ। हाँ वही 43 विधानसभा सीटों पर इनका असर पड़ सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं संतोष है, तो हमारे दोनों संवाददाता साथ ही है, इनसे ही जान लेते हैं। सावन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, ग्राउंड पर आप रहते हैं। राकेश सिंह की भी अगर बात की जाए तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और जो नेता भी हैं जिनको उतारा है, काफी समय बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 2 लोग तो ऐसे भी हैं जो पहली बार ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब एक कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होता है कि इतने समय बाद विधानसभा चुनाव लड़ना, ऊपर से रंजन जी आपने भी बोला कि विधानसभा चुनाव लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है उनके लिए, तो उनके मन में भी ये डर रहेगा शायद कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अपनी सीटों के अलावा और भी सीटों का प्रेशर उन पर रहेगा।
सावन, आप क्या देखते हैं वहां पे स्थानीय जो जनता है उनके बीच क्या असंतोष है बीजेपी को लेकर, या क्या अभी उनकी चल रहा है इन नामों के आने के बाद भी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि रंजन जी ने बताया कि बिल्कुल फैक्ट है, जितने छोटे चुनाव होते हैं वो उतने कठिन होते हैं। लोकसभा एक बड़ी परिपाटी होती है, बहुत 15-16 लाख 17 लाख, किसी किसी जिलों में 20 और 22 लाख तक मतदाता रहते हैं। तो बड़ा चुनाव लड़ना उतना कठिन नहीं है, पूरी पार्टी सहयोग करती है, ऊपर की लीडरशिप काम करती है और आप चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब स्थानीय चुनाव होते हैं जिसमें पंच सरपंच से लेकर निगम नगरीय निकाय या विधानसभा चुनाव तक, उसमें छोटे चुनाव में गिनते हैं, तो कहीं ना कहीं रियल अग्नि परीक्षा, सच्ची अग्नि परीक्षा आपकी यही पे होती है। दूसरी बात, अगर हम राकेश सिंह की और प्रहलाद सिंह पटेल की करें तो प्रहलाद पटेल खुद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उतना विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव भी नहीं है। उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने जीवन में पहली बार राजनीतिक जीवन में चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इन दिग्गजों को उतारने के लिए, मैं जैसे पहले आपको बताया कि न सिर्फ ये लोकसभा की तैयारी है, इस एक तीर से बहुत सारे निशाने भाजपा ने साधी है। पहला तो ये कि जैसा आप देख रहे हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को डायरेक्ट सीएम फेस बताने से भाजपा कहीं ना कहीं परहेज कर रही है। छिंदवाड़ा में भी लगातार फरवरी से अमित शाह से लेकर बहुत बड़े बड़े नेताओं के दौरे हुए, स्मृति ईरानी यहाँ पर आई है, कमलनाथ का गढ़ कहलाता है। और यहाँ भी जब पत्रकार वार्ता हुई, हम लोगों ने उनसे डायरेक्ट पूछा था, तो वो गोल गोल जवाब देते थे कि कमल फूल हमारा पार्टी फेज थे और सीएम फेज थे। डायरेक्ट इस बार शिवराज का नाम वो कहीं सिविल सीएम शिवराज का नाम सीएम फेज के रूप में नहीं ले रहे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हुए, प्रहलाद पटेल हुए, इन लोगों को उतारना, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक को पहली बार टिकट दी भाजपा ने। ये भी चौंकाने वाला, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है, उनको पहली बार टिकट दिए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, रंजन जी की बात को दोहराऊंगा, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए इन बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। और दूसरा, मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक उत्साह भी हम इसको बोल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव दूसरी पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए, और मनोवैज्ञानिक उत्साह कार्यकर्ताओं के लिए। वो कैसे कि अगर कोई बड़ा नेता उतरता है तो उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र का कार्यकर्ता ये सोच के मत करता है, ये सोच के कार्य करता है कि हमारा नेता भी इस प्रदेश का सीएम क्यों नहीं हो सकता, बहुत बड़ा नेता है। तो कहीं ना कहीं एक तीर से बहुत सारे निशाने भाजपा ने साध दी है। जहां तक असंतोष की बात है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, तीसरी सूची आई थी भाजपा की, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक नाम घोषित किया गया था, मोनिका भट्टी का। स्वाभाविक सी बात है कि जो 7 दिन पहले भाजपा में आई है उसको अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं असंतोष तो उपजेगा। वहां वर्तमान में अमरवाड़ा विधानसभा की छिंदवाड़ा में अंतर्गत जो आती आदिवासी बाहुल्य अमरवाड़ा विधानसभा है, यहाँ पर जो प्रेमलाल ठाकुर जो पूर्व मंत्री, उनके बेटे चुनाव लड़े थे, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी असंतोष है, कामिनी साहब उनमें भी असंतोष है। लेकिन अभी कुछ पत्ते उन्होंने अपने नहीं खोले हैं और असंतोष कहीं पार्टी को नुकसान न दे, और आने वाले भविष्य में 1, 2, 4, 5 दिनों में मालूम पड़ेगा कि लोग ऐसा क्या कुछ करते हैं जो पार्टी के हित में होगा या उसके पार्टी का नुकसान करेगा। जी बिल्कुल सावन, आपने जिस तरह से मोनिका भट्टी की भी बात की, तो गोंडवाना पार्टी से ही आती हैं, कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और सीधे तौर पर इनको टिकट दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये थी अचंभे वाली कि जब एक दिन पहले ही सोमवार को 39 प्रत्याशियों की सूची आई थी और फिर अगले दिन तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम लाना, एकदम से ये फैसला लेना, शायद वहां जो दावेदारी कर रहे थे उनके लिए भी ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल था। फिलहाल अब देखना होगा, क्योंकि दूसरी सूची आने के बाद भी कहीं ना कहीं से बगावती सुर तो सुनने में आने ही लगे हैं। पहले ये बात सामने आ रही थी कि जब इतने बड़े बड़े मंत्रियों को उतारा है तो विरोध का सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि पहले जो स्थानीय लोग थे दावेदारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं बराबर के लोग थे जो प्रत्याशी बनाए गए या जो दावेदारी कर रहे थे, तो विरोध भी लोग कर रहे थे, दूसरी पार्टी में भी जा रहे थे। यहां पर यह सवाल आ गया था कि इतने बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, इनको जब उतारा गया है मैदान में तो इनका क्या विरोध करें, इनको तो साथ में ही लेकर चलना है। लेकिन सीधी से वही तस्वीर सामने आ गई, रीति पाठक है, सांसद है, इनको उतारा गया चुनावी मैदान में, लेकिन जो केदारनाथ शुक्ला हैं वो विरोध पर उतर आए हैं। और दूसरी बात सावन, जैसे आपने कही कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनको कहीं ना कहीं संयोजक बनाया गया था, उन्हीं को प्रत्याशी बना दिया गया, तो कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि जो लोग लिस्ट बना रहे थे, जो लिस्ट तैयार कर रहे थे, उन्हीं का नाम लिस्ट में आ गया है। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र की जो सरकार है वो साफ तौर पर यह भी मैसेज दे रही है कि आप लोग चुनाव लड़िए, लिस्ट जो है, नतीजे जो है, जो डिसीजन लेने हैं वो हम ही फाइनल करेंगे। राजकुमार का रुख करते हैं।
राजकुमार जी, आपसे भी वही सवाल है कि सीधी में जो है, क्या आप देखते हैं कि जनता में असंतोष है, या फिर जिन लोगों के नाम आए हैं, जैसे हमने बात की थी सतना से जो गणेश सिंह है वो भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, और ये नाम को आने के बाद जनता का क्या मत है? पाठक सांसद वो निश्चित रूप से निर्विवादित तो हैं, लेकिन उनको टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में बगावत होना शुरू हो गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष जो डॉक्टर राजेश मिश्रा थे वो सभी पदों से मुक्त हो चुके हैं, यानी इस्तीफा दे चुके हैं, और कार्यकर्ताओं में काफी गुटबाजी चल रही है। रीति पाठक जी सांसद जी का अलग गुटबाजी है जो उनके कार्यकर्ता हैं, और विधायक जी का अलग है, और कई भागों में बटा हुआ है। रीति पाठक जी के लिए सबसे बड़ा यहाँ रेल मुद्दा, रेल परियोजना लाई थी, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना लाई थी, तो वहाँ प्रोजेक्ट एक ही है, वहाँ कुछ लोगों को, हजारों से ज्यादा संख्या को लोगों को नौकरी मिली, लेकिन केंद्रीय रेलवे विभाग में एक पत्र जारी करता है, 11/11/2019 को पत्र जारी करता है, उसको बोलता है कि इसके बाद अगर जिन किसानों की जमीन जाती है तो जमीन के बदले नौकरी नहीं मिलेगी। रेल मुद्दे को लेके किसानों में या वोटरों में इसका बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा झंडा प्रदर्शन हो चुका है। कहना यह है किसानों का कि अगर एक ही प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को नौकरी मिल रही है और कुछ लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, आखिर गलती किसकी है? हमारी जमीन तो 2017 में 1 अप्रैल 2017 को सूचना लागू कर दिया गया था, उसके बाद उसको आप सूचना को कैंसिल करके 2019 में लागू करते हैं विधानसभा चुनाव का हवाला देके। तो इसमें शासन की गलती है, किसान की कहाँ गलती है? तो जब एक ही प्रोजेक्ट में आधे लोगों को नौकरी मिलेगी और आधे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस पर भी रीति पाठक सांसद जी पे लोगों किसानों का आक्रोश है। दूसरी बात, जो सीधी सिंगरौली रोड है 2013-14 में बनना शुरू हुई थी, अभी तक रोड बन नहीं पाई थी। ये भी एक मुद्दा है, उनके लिए नुकसान पहुंचा सकती है कि सीधी सिंगरौली रोड आज 10 वर्षों में नहीं बन पाई अभी तक। 100 किलोमीटर की रोड है लगभग, और 100 किलोमीटर की रोड नहीं कंप्लीट हो पाई है। हालांकि रीति पाठक निर्विवादित हैं, कार्य क्षेत्र जो है उनका तो 2 बार सांसदी वो जीती हैं, और पिछली बार तो 2 लाख मतों से लोकसभा चुनाव निकाली थी। अब रही बात, जैसे आप कह रहे हैं गणेश सिंह की बात सतना से, तो 4 बार बीजेपी के सांसद चुने जा चुके हैं, 2004 और 2009, 2014, 2019 में। 2014 में जो तो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को काफी मतों से, लगभग 2,31,473 मतों से उनको हराया था। इसके बाद 2019 की बात करें तो कांग्रेस से राजा राम त्रिपाठी को हराया गया था। तो ऐसे में अगर स्थिति कही जाए गणेश सिंह की, तो जो ये सतना के विधानसभा से पहली बार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उतारे जा रहे हैं, और सतना में 7 विधानसभा है जिसमें से बीजेपी की 4 सीटों पे कब्जा है। बिल्कुल, यानी कि लोगों में जो है, जैसा आपने पहले बोला कि सीधी के जो स्थानीय लोग हैं, कई मुद्दों को लेकर उनमें असंतोष है अभी भी। राजकुमार से जानना चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता वहाँ पे हैं उनके बीच क्या है, असंतोष है या कि खुश हैं? कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? मैं राजकुमार से जानना चाहूंगा आपके थ्रू कि जो कार्यकर्ताओं में क्या सोच है। कार्यकर्ताओं में देखिए, यहाँ गुटबाजी बहुत ज्यादा है सीधी जिले में। अगर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी की कहा जाए तो उनमें भी गुटबाजी है, उनके भी कार्यकर्ता अलग हैं। विधायक केदारनाथ शुक्ला हैं, उनके साथ भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो उनका समर्थन करते हैं, उनमें भी गुटबाजी है। और सांसद रीति पाठक का भी कार्यकर्ता जो इनके समर्थक है, इनके तरफ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं तो अपने अपने समर्थकों के लेकर गुटबाजी जरूर है। और डॉक्टर राजेश मिश्रा की बात कही जाए तो सभी पदों से इस्तीफा ही दे दिया। यही कारण है कि इनको टिकट मिलते ही वो टिकट का उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुझे विधानसभा का सीट पर मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिसके कारण निश्चित रूप से नाराजगी कार्यकर्ताओं में दिख रही थी। देखिए, तो मतलब ऐसा है कि तीनों की ही अपने अपने सेपरेट फॉलोइंग है। रीति पाठक के अलग हैं, केदारनाथ शुक्ला के अलग कार्यकर्ता हैं, और जो राजेश मिश्रा हैं इनके अलग कार्यकर्ता हैं। हालांकि ये बात सही है, जब से सीधी पेशाब कांड हुआ था उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इनका शायद केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटे, और राजेश मिश्रा दावेदारी कर रहे थे जब नाम सामने आए तो वो शायद सीधी में भी नहीं थे, वो बाहर थे, और उन्होंने वहीं से इस्तीफा दे दिया था सभी पदों से। अब एक ये भी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए कि अगर ये दूसरी पार्टी में जाते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता अलग जाएंगे, वोट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो मुश्किल तो है। जो हमने शुरुआत में ही टॉपिक रखा था, इसका आज का हमारा मेन मुद्दा था कि जो 8 दिग्गज हैं उनकी राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है कि अभी
और देखना होगा कि कौन कौन से दिग्गज और नाम आते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजन जी बहुत शुक्रिया आपका, राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया, सावन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, इंतजार अब रहेगा कांग्रेस की सूची का भी कि कांग्रेस किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि बीजेपी ने जिन 8 दिग्गजों को उतारा है उसके बाद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव जरूर किया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।